हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, नर्वस सिस्टम की डिजीज़ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट। आज हम देखेंगे नर्वस सिस्टम की अन्य डिजीज़ एनसेफेलाइटिस। जैसा कि हमने देखा था कि जो अपने मेनिंजाइटिस है उसी से रिलेटेड है। ये मेनिंजाइटिस में हमने देखा था कि जनरली जो है इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है और इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजियस लेयर ऑफ द ब्रेन दैट कवर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये हमने जनरली देखा था। आज हम जो एन्सेफेलाइटिस देखेंगे वो भी एक प्रकार की इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जो कि ब्रेन के अंदर ही होती है। अब जो मेनिंजियस लेयर है और एन्सेफेलाइटिस है उसके अंदर हल्का सा डिफरेंस है, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। कि जो मेनिंजाइटिस था उसके अंदर क्या हो रहा था कि जो मेनिंजियस लेयर है जो कि आउटर मोस्ट लेयर है ऑफ द ब्रेन, और जो एन्सेफेलाइटिस है वो क्या है, एक एन्सेफेलॉन जो एरिया होता है उसके अंदर जो ब्रेन की पेरेन्काइमल लेयर होती है उसके अंदर जो एन्सेफेलॉन एरिया जो होता है उसको हम एन्सेफेलाइटिस बोलते हैं, अगर उसके अंदर इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो एन्सेफेलाइटिस की हम बात करते हैं तो देखिए जनरली आपके सामने है कि इट इज़ एन एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन। और एन्सेफेलाइटिस जो है वो है मेनिंजाइटिस, और अगर दोनों के साथ में अगर हो जाता है, मतलब मेनिंजाइटिस और एन्सेफेलाइटिस कई कंडीशन के अंदर दोनों साथ में हो जाते हैं तो उसको जनरली अपन बोलते हैं मेनिंजियो एन्सेफेलाइटिस। मतलब मेनिंजियस लेयर भी हो रही है और जो ब्रेन की पेरेन्काइमल लेयर के अंदर जो एन्सेफेलॉन है वो भी अगर इन्फ्लामेशन अफेक्टेड हो रहा है तो दोनों को मिला के हम बोलेंगे मेनिंजियो एन्सेफेलाइटिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ जो एन्सेफेलाइटिस के उसके दो टाइप होते हैं। देखिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी के अंदर जनरली डिफरेंट क्या है। प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर क्या है कि प्राइमरी के अंदर अगर डायरेक्ट अफेक्टेड होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मतलब डायरेक्ट इन्फेक्ट कर देता है, डायरेक्ट अटैक हो जाता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे, तो हम उसको बोलेंगे प्राइमरी। एंड दैट कंडीशन अगर सेकेंडरी की हम बात करें तो अगर कहीं से भी, जैसे मान लो कोई दूसरा इन्फ्लामेशन हो गया दूसरी अफेक्ट और एसोसिएटेड ऑर्गन के अंदर, और उससे अगर इन्फेक्शन अपने स्प्रेड आउट हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन। और प्राइमरी के अंदर डायरेक्ट अटैक करेगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो एन्सेफेलॉन लेयर है, एन्सेफेलॉन जो एरिया है पेरेन्काइमल लेयर का, उसको अगर डायरेक्टली अटैक करता है तो हम बोलते हैं उसको प्राइमरी। एंड अगर एल्सवेयर का मतलब कि एसोसिएटेड ऑर्गन से अगर अफेक्टेड हो रहा है, इन्फेक्टेड हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी। अब ईटियोलॉजी की बात करते हैं हम, तो ईटियोलॉजी क्या है कि ज़्यादा केसेस होते हैं उनके अंदर ये वायरल इन्फेक्शन होता है। बहुत कम केसेस के अंदर क्या होता है, बैक्टीरियल, फंगल और प्रोटोजोल इन्फेक्शन होता है, जो हम आगे देखेंगे कि कौन से बैक्टीरिया से ये जनरली अफेक्टेड होता है, कौन से वायरस से ये जनरली अफेक्टेड होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर हमें वायरल इन्फेक्शन ही देखने को मिलेगा एन्सेफेलाइटिस के अंदर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर क्या है कि ये मेनिंजियस जो लेयर है, जो सेकेंडरी टाइप की हम बात करते हैं, उसको ज़्यादा अफेक्ट करता है। देखिए, हम बात देख सकते हैं कि जो मेनिंजियस है सेकेंडरी टाइप की, क्योंकि जो सेकेंडरी टाइप में अगर आता है तो सीधी सी बात है कि एसोसिएटेड ऑर्गन से ये इन्फेक्टेड होगा तो सेकेंडरी टाइप में आ जाएगा, क्योंकि मेनिंजियस आउटर मोस्ट लेयर है जो कि कॉन्टेक्ट में रहती है एसोसिएटेड ऑर्गन्स के भी, तो उससे अगर अफेक्टेड अगर मेनिंजियस से होती भी होगी तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा सेकेंडरी टाइप का। और इसके अंदर की क्या है, जनरली हम बात करें कि जो बैक्टीरियल पेरेन्काइमल इन्फेक्शन है, अगर उसके अंदर मान लो कई बार होता है कि जब ये जनरली हमने पहले भी देखा था कि अगर कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन होगी तो वहाँ धीरे धीरे जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरियाज हैं उसकी वजह से क्या हो सकता है कि
जो वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो सकती है, और अगर पस फॉर्मेशन हो जाएगी तो वो क्या होगा कि एब्सेस बन जाएगा, धीरे धीरे वुंड का रूप ले लेगी। और जो वुंड का जो रूप लेगी वो क्या होगा कि उस जो वुंड का रूप ले लेगी, जैसे हम बात कर रहे हैं जनरली ब्रेन की, तो ब्रेन के अंदर जो सेरेब्रम अपना पार्ट होता है, सेरेब्रम पार्ट के अंदर क्या है कि अगर उसके अंदर धीरे धीरे अगर पस फॉर्मेशन हो जाएगा, एब्सेस बन जाएगा, तो क्या होगा कि उस एरिया को हम क्या बोल सकते हैं कि इन्फ्लामेशन हो गया सेरेब्रम के अंदर, तो उसको हम सेरेब्राइटिस बोलेंगे। क्योंकि आप जनरली जानते हैं कि किसी की वर्ड के अंदर लास्ट में अगर आइटिस लग रहा है तो हम बात करेंगे कि उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो चुका है। आइटिस वर्ड इज रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन एज ए सफिक्स, मतलब सफिक्स के रूप के अंदर ये बात करता है आइटिस। अब हम बात करते हैं जनरली कि ये जो ब्रेन के अंदर एब्सेस होता है, वुंड होता है, वो क्या है कि इट इज़ प्रेजेंट इन मोस्ट कॉमन इन सेरेब्रल हेमिस्फेयर। जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर है उसके अंदर जनरली होता है, तो इसीलिए हमने सेरेब्रेटिस को जनरली कहा। जो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर जिसको हम गोलार्ध बोलते हैं, जो ये वर्ड है हेमिस्फेयर, अगर ये सेरेब्रल एरिया के अंदर गोलार्ध मतलब दो हिस्से होते हैं इसके, गोलार्ध मतलब जो गोला होता है उसके आधा आधा का डिवाइडेशन। जनरली आपने देखा होगा कि जो ब्रेन होता है वो इस तरीके से होता है, इसके अंदर राइट और लेफ्ट दो हेमिस्फेयर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हमने गोलार्ध बोला है फ्रेंड्स। गोलार्ध इसलिए बोला है, हेमिस्फेयर सेरेब्रल हेमिस्फेयर के अंदर होता है। लेस फ्रीक्वेंटली सेरेबिलम एंड बेसल गैंग्लिया बाय द हेमेटोजेनस स्प्रेडिंग। मेनली क्या होता है सेरेब्रल अफेक्टेड, सेरेब्रम को अफेक्टेड करता है, लेकिन कई बार के जो सेरेब्रम देखिए हमने जो ब्रेन का एक जो डायग्राम देखा था उससे अंदर ये चीज़ हमने ये देखी थी जनरली कि यहाँ पे जो है ये ब्रेन देखिए एक सप्ली डायग्राम बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या सेरेब्रम वाला ऑर्गन था, और यहाँ पे क्या हो रहा था कि सेरेब्रम जो लास्ट के अंदर पार्ट था वो था दैट कॉन्टेक्ट विद दी पोन्स मिड ब्रेन। ठीक इस तरीके से अगर तो कई बार क्या होता है कि अगर हेमेटोजेनस स्प्रेडिंग मतलब ब्लड के थ्रू सेरेबेलम और जो बेसल गैंग्लिया है उसको भी अफेक्टेड ये कर देता है। अब जो बात करते हैं हम कॉमन साइन एंड सिम्टम्स की, तो उसके अंदर आते हैं अपने हेडेक है, मसल वीकनेस है, ये जनरली वर्ड है। हेमीपेरेसिस है, हेमीपेरेसिस का मतलब होता है वीकनेस, पैरालिसिस ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। देखिए पैराप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, ये सारी हम चीज़ें देखेंगे। प्लेजिया या पेरेसिस बोलो एक सेम चीज़ है कि इसके अंदर जो पैरालिटिक कंडीशन होती है, जिसके अंदर की पैरालिसिस के अंदर जनरली आप जानते हैं कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई जिस एरिया की रुक जाती है तो वो फंक्शन करना बंद कर देता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पैरालिसिस। तो ये अगर मान लो बॉडी के वन साइड के अंदर हो रही है तो उसको हेमीपेरेसिस बोलेंगे, जो कि जनरली एंसेफेलाइटिस के अंदर देखने को अपने को मिल सकती है। कोऑर्डिनेशन बिकम पुअर, कोऑर्डिनेशन देखिए अगर मान लो हमने मेनिंजाइटिस के अंदर भी देखा था, और भी डिजीज़ अपने CNS की उसके अंदर देखा था कि अगर जो अपना नर्वस सिस्टम है वो दैट रेगुलेट ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स एंड ऑल ओवर द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। तो क्या होता है इसके अंदर कि यहाँ अगर मान लो ब्रेन के अंदर ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जैसे हम जनरली ये जानते हैं कि जो अपने फैमिली मेम्बर है उसके अंदर अगर मान लो जो हेड है, अगर जो अपने को रेगुलेट करता है, अगर मान लो उसी के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी तो जो सारी फैमिली है वो एक तरह से इम्बेलेंस हो जाएगी। अब जनरली क्या है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बिकम पुअर इसलिए हो जाएगा कि जो ब्रेन है उसके अंदर सेरेब्रम जो पार्ट है जो कि अपने को सारे उसके अंदर जैसे मान लो कि थैलेमस हाइपोथैलेमस सारे जो अपने रेगुलेशन करता है वो ही अगर इन्फ्लाम्ड हो जाएगा तो क्या है कोऑर्डिनेशन पुअर होना ही होना है। एफएजिया हो जाएगी, स्लर्ड स्पीच मतलब एक लड़खड़ाहट के साथ में बोली बोलेगा, क्लियरिटी इसके अंदर स्पीच के अंदर नहीं रहेगी। नोजिया वोमिटिंग है, फीवर है, चिल्स है, सीजर्स हैं, स्टिफ नेक मतलब एक टाइटनेस आ जाएगी नेक के अंदर। अब पैथोजेनिसिटी की हम बात करें, पैथोजेनिसिटी के लिए दो तरीके से होती है, ग्रोसली एंड माइक्रोस्कोपली, जो हम पैथोलॉजी के जनरली देखते आ रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है कि ग्रोसली इट अपीयर एज लोकलाइज्ड एरिया ऑफ इन्फ्लामेटरी नेक्रोसिस, जिसके अंदर क्या होगा एडिमा सराउंडेड बाय फाइब्रस कैप्सूल, एडिमा क्रिएट हो जाएगी, फाइब्रस कैप्सूल इसके अंदर चारों तरफ बन जाएगी। नेक्रोटिक कंडीशन का मतलब कि डेथ ऑफ द सेल्स हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लो पस फॉर्मेशन होगा, रप्चरमेंट होगा, सारी चीज़ अगर इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा कि वहाँ पर जनरली फ्रेंड्स क्या हो सकता है कि नेक्रोटिक कंडीशन तो डेवलप होनी है। दूसरी चीज़ माइक्रोस्कोपी में बात करें, लिक्विफेक्टिव, देखिए जनरल माइक्रोस्कोपी के अंदर हम बात करें तो नेक्रोसिस है वो क्या होगा इन सेंटर एब्सेस कंटेनिंग पस सराउंडेड, जो हम देख चुके हैं कि पस फॉर्मेशन इसके अंदर हो जाएगा। अब जनरली हम बात करें
वायरल एंसेफेलाइटिस की। इतनी देर हम देख रहे थे जो है बैक्टीरियल एंसेफेलाइटिस, हम बात करेंगे वायरल एंसेफेलाइटिस में मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि मेजर रिस्क, देखिए यहाँ वर्ड आ रहा है मेजर रिस्क, मतलब ये मोस्ट ऑफ केसेस को है। और पेरेंट का है जो परमानेंट ब्रेन डैमेज का काम करता है, मतलब ये अगर हो गया ना तो बहुत मतलब अपन कह सकते हैं कि जनरली हार्मफुल है। अब बच्चों के अंदर ये क्या होता है, 1 ईयर और उससे कम के बच्चों के अंदर होता है। एडल्ट एज के अंदर ये 55 ईयर्स आर मोर वनरेबल टू लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। मतलब जनरली हम ये कह सकते हैं कि जैसे अभी जो अपने कोरोना चल रहा है, सेम कंडीशन वैसी होती है कि बच्चों को और बड़े बूढ़ों को ज़्यादा अफेक्टेड करता है, जैसे कि कोरोना करता है। अब हम पैथोलॉजिकल चेंजेस की बात करते हैं तो माइक्रोस्कोपिकली जो क्लस्टर है वो बन जाएगा ग्लियल सेल्स के अंदर, माइक्रो ग्लियल सेल्स, जो कि ग्लियल सेल्स जो कि न्यूरॉन्स जो सेल्स है उनको हम जनरली बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ न्यूरोफेजिया, स्पेसिफिक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन ऑफ नेगरी बॉडीज। नेगरी बॉडीज मतलब डेड बॉडीज़ जो होती है, जो सेल्स हैं वो डेड हो जाती है, उनको नेगरी बॉडीज़ हम बोलते हैं। तो उनके ये क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक जो साइटोप्लाज्मा है उनके अंदर ये अफेक्टेड जनरली करता है। अब पैथोफिजियोलॉजी की बात करें किस तरीके से अफेक्टेड होता है, तो जनरली आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो कोई भी अपन इन्फ्लामेशन बात स्टार्ट करने से पहले उसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में अगर जनरली देखेंगे तो अपने को मिलेगा कि जो मल्टीप्लिकेशन है, तो देखिए कि जो मल्टीप्लिकेशन है सबसे पहले तो एंट्री होगी किसी बैक्टीरिया वायरस की, एंटर होगा हमारी बॉडी के अंदर किसी भी रूट के थ्रू। आफ्टर दैट क्या होगा कि ये धीरे धीरे क्या होगा कि बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। अब कोई भी वेक्टर हो सकता है, जैसे कि सबके अंदर, इसके अंदर मॉस्किटो है, सबके अंदर वेक्टर होता है, या तो किसी की साथ में आएगा या डायरेक्टली एंटर भी ये हो सकता है। डायरेक्टली एंटर हो जाता है या किसी वेक्टर के थ्रू होता है, तो सबकी अलग अलग साइट्स होती हैं। अब ये क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करता है, और अब मल्टीप्लिकेशन करेगा तो जनरली अब ये एंटर भी होगा तो ब्लड के थ्रू होगा तो वायरीमिया होगा, और फिर क्या होगा कि ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ब्रेन वाया ब्लड, क्योंकि सेकेंडरी की बात करें मेनली सेकेंडरी में अफेक्टेड होता है। अब ये ब्रेन के अंदर जाएगा और वहाँ पे प्रोलिफरेशन करना स्टार्ट करेगा, और जो न्यूरोनल टिश्यू हैं उनको डैमेज करना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे क्या करेगा, नर्वस मैनिफेस्टेशन ये एलिसिट कर देगा नर्वस सिस्टम के साथ में। लास्ट वन है अपने पास फंगल एंड, हमने 2 पेट पढ़ लिए, बैक्टीरियल एंड वायरल। अब पढ़ेंगे फंगल एंड प्रोटोजोल, जिसके अंदर जनरली क्या होता है कि ये इम्यूनोसप्रेस्ड इंडिविजुअल सच एज इन एड्स पेशेंट इन लिम्फोमाज एंड अदर कैंसर्स। देखिए यहाँ पे वर्ड आया इम्यूनोसप्रेस्ड। इम्यूनोसप्रेस्ड का मतलब जिसकी इम्यूनिटी वीक हो, सप्रेस्ड का मतलब सप्रेस हो चुकी है, दब चुकी है, इम्यूनिटी बची नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं बचेगी, उसके अंदर बेचारे के अंदर एड्स जैसी कंडीशन, लिम्फोमा जैसी, कैंसर जैसी, जो कि हमारी इम्यूनिटी को ऑलरेडी वीक कर चुकी होती है, उसकी वजह से ये अगर वो कंडीशन है तो ये जनरली है कि अगर एड्स कैंसर जैसी बीमारियां हैं तो वो जनरली पहले अटैक करेगी और पहले ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करेगी, क्योंकि उसको उससे जो लड़ने वाली है वो तो बची नहीं है। अब जो लास्ट है कि जो सम फंगाई सच एज कैंडिडा एल्बिकेंस, यूकास्टोप्लाज्मा, कैप्सुलेशन, डिसेमिनेशन ऑफ द सीएनएस, ये सारी चीज़ें अपने को अफेक्टेड करती है। तो ये था अपना एंसेफेलाइटिस। इसके अंदर पैथोफिजियोलॉजी देखी, पैथोजेनिसिटी देखी, कॉमन कॉजेज देखे, इसके टाइप्स देखे। अगर कोई क्वेरी हो तो फिर भी आप कमेंट करें।